जब ये सवाल उठता है कि कोई देश परमाणु बम कैसे बनाता है, तो पता है दिमाग में क्या आता है? मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मतलब एक बहुत बड़ी खुली खुली सी परियोजना। लेकिन सच बताऊं तो ये सोचना ज्यादातर मामलों में सही नहीं है। हकीकत में कई देश बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा खुफिया रास्ता अपनाते हैं। तो चलिए इस सवाल पर थोड़ा सोचते हैं। एक परमाणु रिएक्टर को सबके सामने, सबकी नजरों के ठीक नीचे कैसे छिपाया जा सकता है? ये कोई मजाक या कोई पहेली नहीं है, ये एक असली कहानी है। एक ऐसा राज जिसने दुनिया की सबसे तगड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियों के भी पसीने छुड़ा दिए थे, वो भी सालों तक। ये पूरी कहानी एक इमारत के चारों ओर घूमती है। एक अजीब सी इमारत सीरिया के रेगिस्तान में। इंटेलिजेंस की दुनिया में इसे एक कोड नेम दिया गया था, द क्यूब। पहली बार देखने पर तो ये कुछ खास नहीं लगता था, बस फराद नदी के किनारे बना एक साधारण सा बेमतलब का ढांचा। सोचिए, सालों साल अमेरिका और इजराइल के जासूसी सैटेलाइट्स इसकी तस्वीरें लेते रहे, इस पर नजर गड़ाए बैठे रहे, लेकिन उन्हें कभी कुछ भी अजीब नहीं लगा। मतलब कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई आता जाता नहीं, चारों तरफ बस मलबा ही मलबा। देखकर तो यही लगता था कि ये जगह जैसे बरसों से वीरान पड़ी है। और फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। हुआ ये कि इजरायली इंटेलिजेंस के हाथ सीरिया की न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी के हेड का लैपटॉप लग गया, और उस लैपटॉप में जो था उसने सबके होश उड़ा दिए। वो जिसे सब क्यूब समझ रहे थे, वो असल में नॉर्थ कोरिया के युंगब्योन न्यूक्लियर रिएक्टर की एक डिट्टो कॉपी थी। और इसे क्यों बनाया गया था? सिर्फ एक काम के लिए, खुफिया तरीके से प्लूटोनियम बनाना। जैसे ही ये सच्चाई सामने आई, इजराइल ने एक पल भी नहीं गंवाया, कोई रिस्क नहीं लिया। 6 सितंबर 2007 उसी रात एक सीक्रेट हवाई हमले में उस पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया गया। उसे तबाह करना जरूरी था, ठीक इससे पहले कि वो रिएक्टर हॉट हो जाता, मतलब चालू हो जाता और कोई बहुत बड़ा न्यूक्लियर हादसा हो जाता। सीरिया की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब पूरी दुनिया की नज़रें गड़ी हुई हैं, तब आखिर देश परमाणु बम बनाने के लिए करते क्या हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं? क्योंकि एक बात तो साफ है, ये रास्ता हमेशा सीधा और सपाट नहीं होता। तो सबसे पहले मैनहट्टन प्रोजेक्ट वाली इमेज को दिमाग से निकाल दीजिए। वो पुरानी बात हो गई। आज की दुनिया में जिन देशों को न्यूक्लियर वेपन चाहिए, उन्हें कहीं ज्यादा क्रिएटिव और हाँ, कहीं ज्यादा चालाक होना पड़ता है। ये कोई सीधी साधी दौड़ नहीं है। तो असल में ना 4 मेन रास्ते हैं, 4 स्ट्रैटेजीज हैं जो देश अपनाते हैं। तो चलिए आज इन्हीं चारों रास्तों को एक एक करके समझते हैं। पहला है स्प्रिंटिंग, दूसरा है हेजिंग, तीसरा है शेल्टर्ड परस्यूट और चौथा हाइडिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहली 2 स्ट्रैटेजीज से, जो एक दूसरे से काफी अलग हैं। एक है खुली रेस और दूसरी है भविष्य के लिए एक ऑप्शन तैयार रखना। स्प्रिंटिंग, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सबसे सीधा तरीका है, मतलब एक 100 मीटर की दौड़ की तरह। इसमें स्पीड ही सब कुछ है। देश अपनी नीयत नहीं छिपाते और पूरी ताकत लगाकर खुलेआम जल्द से जल्द बम बनाने में जुट जाते हैं। अब जाहिर है ये रास्ता वही देश अपना सकते हैं जो बहुत पावरफुल हों और जिन्हें किसी का डर ना हो, जैसे कि सोवियत यूनियन, चीन और फ्रांस। इन देशों ने खुलेआम और बड़ी तेजी से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि कोई उन्हें रोक नहीं सकता। अब आते हैं दूसरी स्ट्रेटेजी पर, हेजिंग। हेजिंग को आप एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह समझ सकते हैं। मतलब आप पॉलिसी तो ले लेते हैं, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि कभी उसे इस्तेमाल करने की नौबत ना आए, है ना? ठीक वैसे ही हेजिंग करने वाले देश बम बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी, सारा सामान, सब कुछ तैयार कर लेते हैं, लेकिन जानबूझकर वो आखिरी स्क्रू कसने से, या कह लीजिए आखिरी बटन दबाने से रुक जाते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या हुआ? देखिए, स्प्रिंटर का एक ही मकसद है, स्पीड। उसे बस जल्द से जल्द बम चाहिए। वहीं जो देश हेजिंग कर रहा है, उसका मकसद है ऑप्शनैलिटी, मतलब वो बम बनाने का ऑप्शन अपने पास रखना चाहता है। तो एक तरफ एक्टिव वेपनाइजेशन हो रहा है और दूसरी तरफ एक सोचा समझा ब्रेक लिया गया है। तो ये तो हुई वो 2 स्ट्रैटेजीज जो काफी हद तक खुली होती हैं। अब बात करते हैं उन 2 रास्तों की जो वो देश अपनाते हैं जो खुलेआम ये सब नहीं कर सकते, मतलब छिपाकर या किसी की आड़ में। पहली है शेल्टर्ड परस्यूट। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई किसी पावरफुल बॉडीगार्ड की प्रोटेक्शन में अपना काम कर रहा हो। यहां बॉडीगार्ड कौन है? एक सुपर पावर। वो सुपर पावर अपने किसी छोटे सहयोगी देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जानबूझकर आंखें मूंद लेता है। क्यों? क्योंकि वो सहयोगी देश उसके लिए जरूरी होता है।
और ये प्रोटेक्शन उस छोटे देश को बाकी दुनिया के प्रेशर से बचाती है। और इसके सबसे बड़े उदाहरण कौन हैं? इजराइल, पाकिस्तान और हाँ, नॉर्थ कोरिया भी। इन सब ने किसी न किसी सुपर पावर के मौन समर्थन, मतलब एक तरह की चुप्पी का या फिर उनकी सहनशीलता का फायदा उठाया और अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए। और फिर आती है चौथी और आखिरी स्ट्रैटेजी, हाइडिंग। ये सबसे बड़ा जुआ है, एक खतरनाक बिल्ली चूहे का खेल, बिल्कुल वैसा ही जैसा सीरिया अपने क्यूब के साथ कर रहा था। यहां मकसद स्पीड नहीं बल्कि सीक्रेसी है। पूरी तरह से छिपकर, गुप्त रहकर बम बनाओ और दुनिया को तब बताओ जब सब कुछ हो चुका हो। इसे कहते हैं फेट अकॉम्प्लिश, मतलब एक ऐसा काम जो हो चुका है और अब उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इन दोनों खुफिया तरीकों में भी एक बड़ा फर्क है। देखिए, शेल्टर्ड परसूट वाला देश अपनी सुरक्षा के लिए एक पावरफुल दोस्त पर टिका है, वहीं हाइडिंग वाला देश सिर्फ और सिर्फ अपनी सीक्रेसी और धोखे पर। तो जाहिर है, एक का सबसे बड़ा रिस्क यह है कि उसका वो बॉडीगार्ड दोस्त कहीं उसका साथ ना छोड़ दें, और दूसरे का सबसे बड़ा रिस्क यही कि उसका राज खुल जाएगा। अब सवाल यह है कि इन स्ट्रैटेजीज को समझना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का जो सफ़र होता है ना, वो अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इस दौर को रिसर्चर्स कहते हैं द विंडो ऑफ वॉलेटिलिटी, यानी अस्थिरता की खिड़की। जरा इस ग्राफ को देखिए, ये दिखाता है कि जैसे जैसे कोई देश न्यूक्लियर बम बनाने के करीब पहुंचता है, उसके लिए जंग का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो सीधी लाइन है, ये है टाइम लाइन, और ये जो T0 पॉइंट है, ये वो पल है जब देश के हाथ में बम आ जाता है। अब जरा T0 से ठीक पहले देखिए, ये जो ऊपर जाती हुई लाइन है, जो जंग के मामलों को दिखा रही है, उसमें कितना बड़ा उछाल आया है। बस यही वो खतरनाक दौर है, यही है वो अस्थिरता की खिड़की। और इस खतरे को ना एक नंबर में भी बताया जा सकता है, मतलब औसतन ये रिस्क कितना बढ़ जाता है। इसका जवाब है ये नंबर 1। इसका मतलब है कि इस खतरनाक दौर में उस देश को हर साल औसतन एक एक्स्ट्रा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक अतिरिक्त सशस्त्र संघर्ष झेलना पड़ सकता है। सोचिए, ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का रास्ता कितना जोखिम भरा है, जैसे एक ऐसी पगडंडी पर चलना जहां हर कदम पर जंग का खतरा हो। तो कुल मिला के बात यह है कि सही स्ट्रैटेजी चुनना, चाहे वो स्प्रिंटिंग हो, हेजिंग हो, किसी की आड़ लेना हो या फिर छिपना हो, ये सिर्फ एक टेक्निकल डिसीजन नहीं है, ये तो सर्वाइवल का सवाल है, जिंदा बचने का सवाल है। ये इस बात का हिसाब है कि उस अस्थिरता की खिड़की वाले खतरनाक दौर से कैसे निकला जाए। और यहीं पर आज की हमारी ये चर्चा एक बहुत बड़े सवाल पर आकर खत्म होती है। आज की दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, सैटेलाइट से निगरानी इतनी तगड़ी हो गई है, वहां बम बनाने का कौन सा रास्ता सबसे बड़ा खतरा है? क्या हमें एक खुले स्प्रिंटर से डरना चाहिए, या एक इंतजार करते हुए हेजर से, या फिर किसी सुपर पावर की शह पाए सहयोगी से, या फिर अंधेरे में छिपे किसी सीरिया जैसे हाइडर से? सोचने वाली बात है।